अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अगर ट्विस्ट पैदा ना करे ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर ट्विस्ट पैदा ना करे तो मजा नहीं आता है। इस टीम ने टेंशन लाजमी देनी है ना, ख्वाह T20 की टीम हो, ख्वाह वनडे की हो, ख्वाह टेस्ट की टीम हो। ऐसा बना हुआ मैच जो इनके हाथ में होता है उसको मुश्किल बना लेते हैं और टफ सिचुएशन कर लेते हैं, और एक मौका ऐसा आता है कि जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, ये सिचुएशन पैदा कर लेते हैं। चलते चलते बेहतरीन खेलते खेलते पंगा ले लेते हैं और उसका रिजल्ट जो है तो आखिर पे लड़खड़ाते हुए हम जीत भी जाते हैं, लेकिन उसका मजा नहीं आता है। अब आप देखें कि जनाब T20 में जनाब 125 के ऊपर बाबर आजम आउट हुए तो 15 रन मजीद चाहिए थे, 2 खिलाड़ी उसमें भी आउट हो गए थे। इधर 241 रन के ऊपर और 47 आउट हुए और सिर्फ 23 रन आउट चाहिए थे, यानी 264 करना था, सिर्फ 23 रन चाहिए थे। लैंड लग गई और सरनवाज सलेमान अली आगा जो एक अच्छा खेल रहा था, सलेमान अली आगा वो, और उसके बाद नमाज। अब देखें कि 4 खिलाड़ी सिर्फ 23 रन के अंदर अंदर आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि मैच जो है तो हमारे हाथ से, आखिरी जो 2 ओवर थे उसमें ये लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर जब नवाज ने छक्का लगाया तो थोड़ा सा सहारा हुआ कि मैच जो है तो हम जीत जाएंगे। तो ये सिचुएशन हो जाती है पाकिस्तान की, एक जीते जीतते ना गलत शॉट्स खेल के पाकिस्तान को किया, ना उनके बॉलर्स ने आउट किया। बॉलर्स ने नहीं, एक तो साइम अयूब और ओपनर दोनों जनाब अच्छा खेले हैं। वैसा फखर जमान की सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी गलत शॉट खेल के, यानी उसमें आ गया कि मैं छक्का लगा के ना 50 करूंगा, तो वो गलत शॉट खेल के वो आउट हुआ वहां पे। उसके बाद साइम अयूब को गेंद पड़ी है, ठीक है, वो सही जेन्युइन आउट हुए। उसके बाद फखर जमान जो है तो वो खुद आउट हुए हैं ना, खुद शॉट खेल के, वो कोई उनके बॉलर्स ने आउट नहीं किया। और उसके बाद जो है तो बाबर आजम का मुझे बड़ा हैरत होती है कि बाबर आजम के बारे में, कि बाबर आजम जो है तो ये स्पिन को खेल ही नहीं रहे हैं। और 14 है, अब एक बिल्कुल नया बॉलर है और वो जनाब आपको आउट कर रहा है। बाबर आजम ठीक है, उसकी गेंद नीचे पड़ी है ना, लेकिन आप क्लास है आपकी, आप क्वालिटी वाले बैट्समैन है ना, आपको तो हर किस्म की गेंद खेलने का पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी क्रिकेट इतनी हो चुकी है, सारा कुछ हो गया है, फिर आप पाकिस्तान के किंग माने जाते हैं। फैंस आपके ना वहां पे देखें, जैसे ही आप आउट हुए आधा ग्राउंड खाली हो गया, यानी वो फैंस आपको देखने के लिए आए हुए थे। तो आप हैं कि ना एक स्पिनर से आउट हो गए, तो पहले आते हैं ना साउथ अफ्रीका की ना बैटिंग के ऊपर, उसके बाद फिर पाकिस्तान की ना करते हैं कि पाकिस्तान की पहले बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर। अब पाकिस्तान के बॉलर्स जो दोनों मैन बॉलर जो है शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, इनको कूट पड़ रही है। पहले जो 33 ओवर है, 33 ओवर तक गेम उनके हाथ में थी, इसके बावजूद के 3 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे और वो भी जाके साइम अयूब ने विकेट लिया, पहली विकेट। बॉलर्स मैन को कूट पड़ रही है, साइम अयूब ने जाके पहली विकेट ली है, 98 के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी। और उसके बाद नसीम शाह ने जाके 141 के ऊपर कोटिन डिकाक को जब आउट किया, और साथ ही जो है साइम अयूब ने दूसरी विकेट ले ली है, 143 के ऊपर उनकी तीसरी विकेट गिरी। तो वहां पे थोड़ा लग रहा था कि पाकिस्तान डोमिनेट कर देगा, लेकिन वो अपनी इनिंग्स को दोबारा डेवलप करने लगे थे, वो इनिंग्स को बेहतर कर रहे थे। यानी 33 ओवर्स में 191 रन था उनका, यानी 33 ओवर्स में 191 रन और 3 खिलाड़ी आउट है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, 17 ओवर अभी बाकी है, वो जो 17 ओवर अभी बाकी थे उसमें कम से कम 150 स्कोर बन सकता था, यानी 330 340 के राउंड अबाउट स्कोर बन रहा था, जिस तरह ना सिचुएशन थी। 33वें ओवर के बाद ना वापस कम बैक किया है ना पाकिस्तान। 33वें ओवर में जो है ना, ये जो आउट किया है इसने 33.1 ओवर में, जब नमाज ने कैसल को आउट किया, वहां वो टर्निंग पॉइंट। उस वक्त तक जो गो के नाम साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, नसीम शाह ने कोटिन डिकाक को आउट किया था, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन गेम फिर भी उनके हाथ में थी। जो मैन विकेट जो ली है, जिस वक्त जनाब गेम वापस टर्निंग हुई है और पाकिस्तान के हाथ में आई है और पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने उसके बाद डोमिनेट किया है, तो वो है 33वें ओवर के बाद।
جب نماز نے آؤٹ کیا ہے نا، جیسے 191 کے اوپر ان کی چوتھی وکٹ گری تو پھر ان کی نا تھوڑا وہ ایڈجسٹ نہیں ہوا، 205 کے اوپر ان کی 5ویں وکٹ گر گئی، اور اس کے بعد ان کی چھٹی وکٹ جو 209 کے اوپر گری ہے، 7ویں وکٹ جو ہے تو 228 کے اوپر، 8ویں وکٹ بھی 228 کے اوپر، اور 9ویں وکٹ 262 کے اوپر، پھر وہ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، وقفے وقفے سے ان کی وکٹیں گرتی گئی ہیں نا۔ اس کے بعد ابرار نے بھی اچھی بالنگ کی ہے، اس کے بعد نسیم شاہ نے بھی اچھی بالنگ کی ہے، اس کے بعد شاہین آفریدی نے بھی بالنگ اچھی کی ہے، لیکن وہ لاسٹ سیشن یعنی 33 سے لے کے 40 اور 40 سے آگے 50 والا، یہ 17 اوور جو تھے پاکستان نے اچھے رہے اور ان کو ریسٹریکٹ کیا 263 کے اوپر۔ اگر یہ 17 اوور بھی جس طرح انہوں نے پہلے 33 اوور کھیلے تھے، اگر اسی طرح کنٹینیو ہوتا تو یہ تو ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر 400 کے قریب بتا رہے تھے کہ یہ سکور ہونا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ لاسٹ جو ڈیتھ اوور ہیں وہ پاکستان نے اچھے پھینکے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 263 کے اوپر ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک بولرز کی مجھے کمی محسوس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ نسیم ایوب تو ایک پارٹ ٹائم بالر ہے، اگر ابرار جو ہے تو وہ آف کلر لگ رہا ہے، وہ کوئی ڈینٹ تو نہیں ڈال رہا، آخر کے اوپر 36ویں اوور پہ جا کے اس کو ایک وکٹ ملی ہے، اس کو بھی کٹ پڑ رہی تھی نا ابرار کو۔ سلمان علی آغا نے 3 اوور کیے، 30 رن دیے، اور ابرار نے 53 رن دیے، شروع میں اس کو بھی کٹ پڑی ہے 9 اووروں میں، تو جا کے آخری اووروں میں اسے وکٹ ملی ہے۔ تو ابرار بھی آف کلر لگ رہے تھے، نسیم شاہ کی شروع میں سپیڈ نہیں تھی، لیکن کوٹن ڈیکا کو آؤٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس آیا اور اس نے اچھی بالنگ کرائی۔ اس کے بعد سائم ایوب نواز نے اچھی بالنگ کرائی ہے، اس کی جو وکٹ ہے جو 191 کے اوپر چوتھی وکٹ تھی وہ نواز نے لی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سنبھل نہیں سکے، وہ بڑی قیمتی وکٹ نواز نے لی تھی، اور پھر 264 کے اوپر۔ اب پاکستان جو بیٹنگ کر رہا ہے تو پاکستان کی بھی 87 بڑی اچھی پارٹنرشپ دونوں اوپنرز کے درمیان ہوئی ہے۔ 87 کے اوپر پاکستان کا پہلا کھلاڑی آؤٹ ہوا، پھر آپ دیکھیں یک کے بعد دیکھیں وکٹیں کرنے لگی ہیں۔ فخر زمان ہے، غلط شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوا، فخر زمان کو کوئی انہوں نے آؤٹ نہیں کیا، غلط شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوا۔ بھائی تو انہیں ایک چھکا لگا دیا ہے، گیم تمہارے ہاتھ میں ہے، پوری طرح تو سیٹ ہے، تو گیم کیا کرنا ہے ابھی؟ نہ کون سا کوئی بڑے 350 سکور چاہیے تو تم نہ ہٹنگ شروع کی ہوئی ہیں، نہ آپ گیم وکٹ کے اوپر ٹھہرے 50 کریں، اس کے بعد آگے نہ کنٹینیو کریں۔ اب فخر زمان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نہ 45 کے اوپر کھیل رہا ہوں اور میں چھکے کے ساتھ نہ 50 کر رہا ہوں، وہاں پہ کیچ آؤٹ ہو گیا نا، یہ وکٹ انہوں نے نہیں لی، فخر زمان نے خود لی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو بابر اعظم، اب بابر اعظم کے لیے میں بڑا حیران ہوں کہ یہ سپنر کو کھیل ہی نہیں رہ سکتا۔ مہراج نے اس کو آؤٹ کیا ہوا ہے، اس کے سامنے جب بھی جاتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ 14 ابھی ایک یہ نیا بالر ہے ان کا، اور اس نے نہ اس کو بے بس کیا ہے، اس کی گیند گو کے نیچے پڑی ہے، اچھی گیند پڑی ہے اسے، لیکن بابر اعظم اتنی کوالٹی والا بیٹسمین ہے۔ اور یہ جو کراؤڈ آیا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ بابر اعظم جیسے ہی آؤٹ ہوئے تو وہ کراؤڈ آدھا جو ہے تو گراؤنڈ خالی ہو گیا تھا۔ یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے، کراؤڈ کو کم از کم باقی کھلاڑیوں کو بھی نہ ہیلپ کرنی چاہیے نا۔ اب بابر اعظم نہیں کھیل سکتا سپنرز کو، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی ٹیم کو بھی نہ ہم سپورٹ کرنا چھوڑ دیں۔ تو بابر اعظم نہ 7 کے اوپر آؤٹ ہو گیا ہے نا، یعنی وہ سپن کے سامنے بے بس نظر آیا ہے نا۔ اس کو کھیلنا چاہیے تھا، بابر اعظم کو کھیلنا چاہیے تھا کہ بھائی کیسے کھیلا جاتا ہے سپنرز کو، اس کو کوالٹی ہے نا، بابر اعظم کنگ ہے نا پاکستان کا۔ تو کنگ کا کیا مقصد ہے کہ وہ ہر قسم کی گیند، ہر قسم کی پچ کے اوپر، ہر قسم کی بالرز کا سامنا کر سکتا ہے۔ اب ہم سپن کے سامنے بے بس نظر آتا ہے، تو اس کو اپنی سپنس کے اوپر نہ جو ہے نا تو وہاں پہ محنت کرنی ہوگی کہ نہ سپنس کو کیسے کھیلا جاتا ہے۔ بابر اعظم سپن کے سامنے، سپن نے یا تو ان کی کمزوریوں پکڑ لی ہیں یا سپن کے سامنے بے بس ہے۔ گیند ان کو پڑی ہے، لیکن گیند کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بابر اعظم نہیں کھیل سکتا۔ بابر اعظم کھیل سکتا تھا، اس کو مینج کر سکتا تھا، اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کا یوٹیلائزیشن بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اور پھر فینس نے وہاں پہ جیسے ہی بابر اعظم آؤٹ ہوا، فینس نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ جو ہے سسٹم، اس کو بھی پاکستان کی پوری ٹیم 11 کے 11 کھلاڑی پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، ایک بابر اعظم نہیں ہے۔ گو کہ بابر اعظم کے لیے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی بھی، لیکن سارے کھلاڑی ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے۔
तो बाकी खिलाड़ियों की भी सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन फैसलाबाद के वो तमाशाई वो क्राउड जो है तो ऑफ चला गया। अब बाबर आजम के आउट होने के बाद सुलेमान अली आगा और रिजवान बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है ना। कई लोग तो कहेंगे कि ये रन बॉल के साथ चल रहे थे, तो वो नहीं है ना। सिचुएशन थी 263 स्कोर चाहिए था, 105 के ऊपर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, रिजवान और आगा ही थे, और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली आगा और रिजवान ने। दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, दोनों की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही है। लेकिन रिजवान भी जो है 55 के ऊपर गलत शॉट खेल के आउट हुआ। रिजवान को क्या जरूरत है विकेट के ऊपर, उसने क्रीज का जायजा भी लिया हुआ था, पता भी था कि उधर ना फील्डर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसने उठता हुआ शॉट खेला। उसके जहन में था कि मैं छक्का मारूंगा और उधर कैच आउट हो गया। भाई छक्के की जरूरत जो है, डाउन शॉट खेले ना। रिजवान भी गलत शॉट खेल के आउट हुआ। ये कोई रिजवान ये नहीं है कि उन्होंने आउट किया, बल्कि गलत शॉट खेल के आउट हुआ रिजवान। और उसके बाद रिजवान के बाद जो है हुसैन तलत। अब हुसैन तलत का मेरा है कि बॉलर को ऑलराउंडर हो, वसीम जूनियर काफी अरसे से ना पाकिस्तान की टीम के साथ चल रहा है। अब ये बेचारा मेरे ख्याल में 21-22 से ना पाकिस्तान के टीम के साथ चल रहा है, इसको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब ये बॉलर भी है, ये फास्ट बॉलर भी है, और ये बैटिंग भी। इसको कॉन्फिडेंस दें, इसको कॉन्फिडेंस। एक टैलेंट हमारे पास है, उसको जाया कर रहे हैं। और हुसैन तलत ने बॉलिंग तो नहीं की है, सिर्फ बैटिंग के लिए रखा है। तो ये फिनिशर है, यहाँ पे तेज भी खेलना होता है। हुसैन तलत तेज खेल सकते हैं। अब हुसैन तलत को ना इन्होंने रख दिया ना। ये मैच है, इधर पिच पे ना आप जीत सकते हैं ना हुसैन तलत का। लेकिन बड़ी बड़ी ना जो टीमें हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, और यहां भी अगर उनकी बड़ी टीम होती तो फिर मुश्किल था ना ये। तो ये ना हुसैन तलत की जगह पे आपको एक बॉलर आपके पास ऑप्शन, इतना खूबसूरत ऑप्शन है आपके पास, वसीम जूनियर। इसको कॉन्फिडेंस दें, इसको टाइम दें। हुसैन तलत की जगह पे उसने 2 के ना ठीक है इनिंग्स डेवलप की, 241 तक स्कोर को ले गया था। लेकिन हुसैन तलत की जगह बनती नहीं है, जहां पे बॉलर चाहिए। और वो बॉलर जो है, तो मैं समझता हूं कि ना अगर बॉलर है तो वो वसीम जूनियर है। अगर ऑलराउंडर आप स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए यहाँ। और उसके बाद हसन नवाज को कोई मेरे ख्याल में यहाँ पे या तो मैनेजमेंट थिंक टैंक ये इसको कहें कि वह विकेट के ऊपर ठहरना सीखे जनाब। अब हुसैन नवाज बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं, और हुसैन नवाज के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। एक गलत शॉट खेल के वो आउट हुआ है। हुसैन नवाज को जो है तो इसको बड़ा जरूरी है ना कि इसको काउंसलिंग की जाए, इसकी काउंसलिंग की जरूरत है इसको। और उसके साथ साथ जनाब आप हुसैन तलत और हसन नवाज ये यके बाद दिगरे आउट हुए। अब यके बाद दिगरे ये आउट हुए तो जिम्मेदार कौन था? ग्राउंड के अंदर कौन सीनियर खिलाड़ी था? सुलेमान अली आगा था। अब सुलेमान अली आगा को फिनिश की तरफ ले जाना चाहिए था। वो सुलेमान अली आगा फिनिश की तरफ ले जाने के बजाय ना विकेट देके चला गया। भाई तुम सीनियर थे, तुम फिनिश करके मैच को तो वापस आते। गो के आप मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच पे अभी खामियां हैं आपकी। आप फिनिशर थे उस वक्त, सीनियर खिलाड़ी थे। यके बाद दिगरे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, आपने चौका भी लगा दिया था उसको, और फिर जनाब आप अपनी विकेट देके चले गए। और विकेट उस वक्त दी है जनाब आपको 12 रन चाहिए थे, यानी 12 रन के अंदर शाहीन अफरीदी और नवाज नए बैट्समैन है। इस सिचुएशन में ना उनका खेलना इतना आसान नहीं था। मैं समझता हूं कि जो आखिरी ओवर में ना शाहीन अफरीदी ने स्कोर किया, वो बोश की गलत ना बॉलिंग थी, वो फुल टॉस हो गई थी उसकी, और उसके ऊपर स्कोर, वरना वो भी मुश्किल था। वो छक्का जब लगे उसके बावजूद ना मुश्किल हो रहा था। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो पाकिस्तान ने ना इस वक्त बॉलर से एक शॉट खिलाया हुआ है, और इस तरह बैटिंग जो है, तो बैटिंग में जिम्मेदारी लेनी होगी हर खिलाड़ी को। गलत शॉट नहीं खेलने होंगे, सिचुएशन को देख के खेलना होगा। बाबर आजम को अपनी इनिंग्स को देखना होगा कि मैं स्पिन को कैसे खेलूं, उसको कैसे फेस करूं। वरना ये जो है तो आने वाले वक्तों में आप बड़ी बड़ी टीमों का सामना करेंगे तो मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर आपके ये बॉलर नसीम शाह है, नसीम शाह ने पहले स्पीड ही कोई नहीं थी, 120 130 के अंदर अंदर, जब कोटिन डिकाक के बाद उसने थोड़ी सी स्पीड में इंक्रीज की है। शाहीन अफरीदी का लास्ट जो स्पेल था, सेकंड स्पेल, बहुत अच्छा था, और इसी तरह नसीम शाह का उसके बाद स्पेल अच्छा था। लेकिन ये स्पेल इनका शुरू में भी डेंट डालने के लिए होना चाहिए। शुरू में वो अगर कूद के इतना स्कोर कर लेते हैं 98 तक,
ले गए थे, तो फिर तो ना मुश्किल हो जाता है ना, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अबरार जो है तो वो ऑफ कलर लग रहा है ना, आपको ना वो जो फैसल अकरम है उसको भी देख का कंसिडर करना चाहिए एक आध वनडे में, और फिर जो है तो वसीम जूनियर को भी कंसिडर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में ना ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनको दूर करते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।